हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल जीके अभ्यास। आज हम फिर से लेकर आए हैं आपके अपकमिंग एग्जाम्स के लिए बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। अगर आप किसी भी एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट होने वाली हैं। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा और अगर पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, साथ में हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए फटाफट से करते हैं हम अपने सेशन को स्टार्ट। हमारा आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस बैंक ने भारत में माइक्रो फाइनेंस उधारकर्ताओं और एमएसएमई क्षेत्रों का समर्थन करने हेतु नॉर्दर्न आर्क कैपिटल के लिए $40 मिलियन के ऋण जो है वो उस पर हस्ताक्षर किया है? तो हमारा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा एडीबी। एडीबी बैंक ने जो है वो $40 मिलियन एनएससीएल को, यानी कि ये नॉर्दर्न आर्क कैपिटल को $40 मिलियन जो है इन्होंने ऋण दिया है हमारे एडीबी बैंक ने। अब बात करते हैं एडीबी बैंक की। एडीबी बैंक का हेडक्वार्टर अगर पूछा जाए तो ये हमारा हो जाता है मांटलुयोंग, जो कि हमारे फिलीपींस में स्थित है। इसके अध्यक्ष जो है, जो वर्तमान में इसके अध्यक्ष हैं, वो है हमारे मात्सुगु असाकावा। असाकावा से ध्यान रखिएगा, एडीबी के हेड जो है वो हमारे असाकावा जी। अगर एडीबी के स्थापना की बात करें तो इसका स्थापना जो है ये हमारा 19 दिसंबर 1966 को हुआ था। ये डेट ध्यान रखिएगा, 19 दिसंबर 1966 को जो है वो हमारा एडीबी का गठन हुआ था। अब बात करते हैं ऑप्शंस की। आईएमएफ का हेडक्वार्टर जो है ये हमारा वॉशिंगटन डीसी में है। वर्ल्ड बैंक का भी हेडक्वार्टर हमारा वॉशिंगटन डीसी में ही स्थित है। इन दोनों को जो है वो जुड़वा बहन के नाम से भी जाना जाता है। इनकी स्थापना 1944 में हुई थी, तो ये डेट ध्यान रखिएगा। अब AIIB जो है ये हमारा, इसका हेडक्वार्टर अगर देखा जाए तो इसका हेडक्वार्टर हमारे बीजिंग चाइना में स्थित है। इसका फुल फॉर्म जो होता है ये हमारा होता है एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक। फुल फॉर्म जो होते हैं वो एग्जामिनेशन में बेहद इंपॉर्टेंट रोल निभाते हैं, तो ये ध्यान रखिएगा, क्वेश्चंस में पूछे भी जाते हैं। तो इसका फुल फॉर्म हमारा हो जाता है एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक। हमारे AIIB का जो है वो फुल फॉर्म हो जाता है। बढ़ते हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विटामिन ऐसे पदार्थ हैं जिन्हें हमारी सामान्य रूप से बढ़ने और विकसित करने की आवश्यकता है। विटामिन के की कमी से क्या होता है? तो विटामिन के की कमी से जो होता है ये हमारा होता है चोट लगने के कारण अत्यधिक रक्तस्राव। जब चोट लगती है ना तो रक्त जो है वो जल्दी नहीं रुकती है, तो वो हमारे विटामिन के की कमी के कारण जो है ये हमारा होता है। देखिए, विटामिन की अगर बात करें तो विटामिन का आविष्कार जो है वो हमारे हॉपकिंस के द्वारा किया गया था। लेकिन अगर क्वेश्चन में पूछे कि विटामिन शब्द सबसे पहले किसने दिया, तो शब्द जो है वो सबसे पहले हमारे फंक ने दिया था। तो ये दोनों क्वेश्चन में कंफ्यूज नहीं होना है। विटामिन का आविष्कार हॉपकिंस ने किया था, लेकिन विटामिन शब्द जो है वो हमारे फंक जो है उन्होंने दिया था। अब देखें, इसे विटामिन के को जो है वो फाइलोक्विनोन के नाम से जाना जाता है, हमारे विटामिन के को। अगर क्वेश्चन में पूछें कि पानी में घुलनशील विटामिन कौन कौन सा है, तो पानी में घुलनशील हमारा हो जाता है बी और सी, और बाकी जितने बच जाते हैं वो हमारे वसा में घुलनशील हो जाते हैं, यानी कि ए, डी, ई और के, ये चारों जो हो जाते हैं वो हमारे वसा में घुलनशील हो जाते हैं। बी और सी जो है ये हमारा पानी में घुलनशील होता है। अगर क्वेश्चंस में पूछे रासायनिक नाम, जैसे कि विटामिन के का रासायनिक नाम मैंने आपको बताया कि फाइलोक्विनोन होता है, वैसे ही अगर विटामिन ए का नाम पूछे तो वो हमारा रेटिनॉल होता है। विटामिन बी का पूछे तो वो हमारा थायमीन होता है। सी का हमारा ये एस्कॉर्बिक एसिड होता है, विटामिन सी का एस्कॉर्बिक एसिड। अगर विटामिन डी का पूछे तो वो हमारा होता है ये कैल्सीफेरॉल, और विटामिन के का तो मैंने ऑलरेडी बता दिया, फाइलोक्विनोन। तो ये सारे जो है वो ध्यान रखिएगा, बेहद इंपॉर्टेंट हो जाते हैं एग्जाम के पर्पज़ से। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एक गैर चुंबकीय पदार्थ है? गैर चुंबकीय पदार्थ जो है ये हमारा है टीन। ऑप्शन डी जो है वो हमारा बिल्कुल करेक्ट है। गैर चुंबकीय जो होता है ये क्या होता है? जो चुंबक की ओर आकर्षित नहीं करते हैं उसे गैर चुंबकीय कहते हैं। देखिए, और यदि समान ध्रुव वाला जो चुंबक होता है, यानी कि जब चुंबक को हम समान ध्रुव वाले साइड से अगर उसको वो एक साथ में लाएंगे तो वो हमारा जो होता है उसके बीच प्रतिकर्षण होता है। अगर विपरीत ध्रुव वाला अगर आकर्षण ये चुंबक रहे तो उन दोनों के बीच जो होता है वो हमारा आकर्षण होता है। तो ये ध्यान रखिएगा, हमारे क्वेश्चन में था कि गैर चुंबकीय पदार्थ जो है वो कौन सी है, तो वो हमारा टीन है। बाद बाकी लोहा, निकल और कोबाल्ट जो है ये हमारा एक चुंबकीय पदार्थ है।
बढ़ते हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सबसे पुराना वेद कौन सा है? तो सबसे पुराना वेद जो है वो हमारा ऋग्वेद है। हमारा ऑप्शन डी जो है वो बिल्कुल करेक्ट है। अगर ऋग्वेद की बात कर रहे हैं तो इसमें जो होती है वो 1028 सूक्त होता है, ये ध्यान रखिएगा, बेहद इंपॉर्टेंट है। 1028 जो है ये हमारा सूक्त हो जाता है और इसमें 10 टोटल मंडल हैं। टोटल मंडल अगर पूछे तो ऋग्वेद में टोटल 10 मंडल दिया गया है। अगर ये इसका 9वां मंडल जो है वो ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 9वें मंडल में जो है वो हमारे गायत्री मंत्र का इसमें उच्चारण किया गया है हमारे ऋग्वेद के 9वें मंडल में। अब देखिए ऑप्शंस पे आते हैं। सामवेद। सामवेद जो है ये भारतीय शास्त्रीय संगीत और नृत्य का जो है ये मूल वो होता है, क्योंकि सामवेद में हमारे शास्त्रीय संगीत के बारे में ही बताया गया है। अथर्ववेद। अथर्ववेद जो है ये सबसे नया वेद है, यानी कि सबसे बाद का जो वेद है ये हमारा अथर्ववेद है। इसमें जादू टोना के बारे में बताया गया है कि जादुई सूत्र ये वगैरह जो है वो हमारे अथर्ववेद में बताया गया है। यजुर्वेद। यजुर्वेद जो है इसमें पूजा पाठ के बारे में बताया गया है, साथ में इसमें कुछ युद्ध के बारे में भी बताया गया है और स्पेशली जो है पूजा पाठ जो हमारे यजुर्वेद में ही बताया गया है। देखिए 4 वेद होते हैं, चारों वेद का मैंने बता दिया। सबसे पुराना वेद हमारा ऋग्वेद हो जाता है। सबसे नया वाला यानी कि सबसे बाद का जो वेद है वो हमारा अथर्ववेद हो जाता है। संगीत से संबंधित हमारा सामवेद हो जाता है और ये जादुई वो से हमारा अथर्ववेद हो जाता है। अगर पूजा पाठ पूछे तो वो हमारा यजुर्वेद हो जाता है। बढ़ते हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। प्रकाश संश्लेषण के लिए पौधे का कौन सा भाग वायु से कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त करता है? तो वायु से कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो हमारा रंध्र प्राप्त करता है। हमारा ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट है। देखिए प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण के लिए किन किन चीज़ों की आवश्यकता होगी? तो उसके लिए हमें आवश्यकता होगी CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड की, साथ में जल की, उसके साथ में सूर्य के प्रकाश की और क्लोरोफिल की। ये 4 चीज़ें जो हैं ये हमारे प्रकाश संश्लेषण में जो है वो बेहद इम्पॉर्टेंट भूमिका निभाता है। तो ये ध्यान रखिएगा, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, जल हो गया, सूर्य का प्रकाश हो गया और साथ में हमारा क्लोरोफिल हो गया। क्लोरोफिल जो है इसी से जो है वो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होती है। अब देखें ऑप्शंस पे आते हैं। मूल रोम। मूल रोम जो है ये हमारा क्या है? हाँ, मूल रोम। मूल रोम जो है ये पोषक तत्व और सूक्ष्म जीवों की जो एक परस्पर क्रिया के लिए ये जिम्मेदार होता है। हमारा ये जो मूल रोम है ना वो पोषक तत्व के लिए एक जिम्मेदार होता है और ये जो सूक्ष्म जीव होते हैं उसमें जो क्रिया होती है उसके लिए जो है वो हमारा मूल रोम जो है ये जिम्मेदार होता है। नेक्स्ट ऑप्शन पत्तियों की शिराएं। पत्तियों की शिराएं जो है इसका उपयोग पत्तियों में पौधों और शर्करा में परिवहन जो है, मतलब पौधों की जो शर्करा होती है उसमें परिवहन के लिए पत्तियों की शिराएं जो होती है वो हमारे यूज़ होती है। पंखुड़ी। पंखुड़ी जो है ये हमारे फूल का जो जनन हिस्सा होता है वो हमारा पंखुड़ी ही होता है। बढ़ते हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जाइलम से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो देखिए यहाँ हमारे क्वेश्चन में पूछा गया है कि कौन सा कथन जो है वो हमारा सही है। तो जाइलम इसका हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। जाइलम उत्तक एक दिशीय रूप से गति करता है। हमारा ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट है। जाइलम उत्तक जो है इसमें दिया गया है कि एक दिशीय रूप में गति करता है। अगर क्वेश्चन में हमारे ये पूछे कि जाइलम जो है वो हमारे पौधों में किस चीज़ों का परिवहन करता है तो वो हमारा हो जाता है खनिज और जल। खनिज और जल का परिवहन जो होता है वो हमारे जाइलम के द्वारा किया जाता है। अगर यही पूछे कि प्रोटीन का परिवहन जो है वो कौन करता है तो वो हमारा फ्लोएम के द्वारा किया जाता है। देखिए जाइलम जो है वो एक दिशीय है जबकि फ्लोएम जो है वो हमारा द्विदिशीय होता है। जाइलम हमारा मृत कोशिकाओं का बना होता है जबकि फ्लोएम जो है वो हमारा जीवित कोशिका का बना होता है। तो ये सारे जो है वो ध्यान रखिएगा। बढ़ते हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व मेंडलीव की आवर्त सारणी का अंतिम तत्व था? तो हमारा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यूरेनियम। यूरेनियम जो था वो मेंडलीव की आवर्त सारणी का सबसे अंतिम तत्व हमारा यूरेनियम ही था। अगर मेंडलीव की आवर्त सारणी की बात करें तो ये जो है इन्होंने परमाणु द्रव्यमान के आधार पे चीज़ों को बैठाया था और इनका लास्ट वाला जो था वो हमारा यूरेनियम था। मेंडलीव की आवर्त सारणी के अनुसार जो है वो टोटल 63 जो है वो तत्व थे उनके आवर्त सारणी में। इन्होंने परमाणु द्रव्यमान के अनुसार बैठाया था। अगर ईयर पूछे तो इन्होंने 1869 में जो है वो आवर्त सारणी बनाया था।
अगर आधुनिक आवर्त सारणी की बात करें कि जो कि हमारा वर्तमान में है, वो हमारा 1913 ईस्वी में हेनरी मोसले जी के द्वारा बनाया गया था, जिन्होंने परमाणु क्रमांक के आधार पर आवर्त सारणी को बनाया था, जिसमें उन्होंने 4 भागों में डिवाइड करा था, जो कि हमारा 4 ब्लॉक होता है, जो कि हमारा ब्लॉक पी, ब्लॉक एस, ब्लॉक डी और ब्लॉक एफ होता है। बढ़ते हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से किसमें पर्यावरण द्वारा लिंग का निर्धारण किया जाता है? तो पर्यावरण द्वारा लिंग का निर्धारण जो होता है वो हमारे बोनिलिया में किया जाता है। हमारा ऑप्शन सी जो है वो बिल्कुल करेक्ट है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिक्रियाशीलता के घटते क्रम में निम्नलिखित धातुओं का व्यवस्थित करें। तो धातुओं का जो है ये व्यवस्थीकरण जो है ये हमारा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। सबसे फर्स्ट हमारा सोडियम, देन लोहा, देन चांदी और सबसे लास्ट में जो है वो हमारा सोना हो जाता है। देखिए, प्रतिक्रियाशीलता की अगर बात करें तो आप आधुनिक आवर्त सारणी में अगर बाएं से दाएं की तरफ जाइएगा तो रासायनिक प्रतिक्रिया जो होती है यानी कि प्रतिक्रियाशीलता जो होती है वो पहले घटती है, देन बाद में बढ़ती है। जैसे हमारा यहाँ पे देख लीजिए, ये जो है मैंने टेबल यहाँ पे लगा रखा है, तो ये जो है सबसे ज़्यादा प्रतिक्रियाशील जो है वो हमारा ये पोटेशियम हो जाता है और सबसे कम प्रतिक्रियाशील हमारा गोल्ड हो जाता है, हमारा सोना हो जाता है। तो इसे एक बार से ध्यान रख लीजिएगा, क्योंकि ये जो है उतना रटने की ज़रूरत है नहीं, एक बार से देख लीजिएगा, चीज़ें जो है वो क्लियर हो जाएंगी। हमारा लास्ट क्वेश्चन आज का, निम्नलिखित में से कौन विद्युत तारों के लिए सबसे उपयुक्त है? तो विद्युत तार के लिए सबसे उपयुक्त जो है वो हमारा तांबा है। हमारा ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट है। देखिए, एक्चुअली सबसे उपयुक्त जो है वो हमारा चांदी होता है, लेकिन चांदी उतना यूज़ नहीं किया जाता है, क्योंकि जो है ये जो है वो महंगा आता है हमारा चांदी, इसी वजह से जो है वो तांबे का यूज़ किया जाता है। तांबे के अलावा हम देखें तो हम एल्यूमिनियम का भी यूज़ करते हैं बिजली के तारों में। तांबे की अगर बात करें तो तांबा का प्रतिरोध जो होता है वो कम होता है, इसी वजह से ये विद्युत का सबसे उपयुक्त, विद्युत तारों के लिए सबसे उपयुक्त माना जाता है। आशा करते हैं आपको सारे क्वेश्चंस अच्छे से क्लियर समझ आ गए होंगे। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, साथ में हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चंस के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।